नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को शायद बदल के ही रख दिया। एक ऐसा दिन जिसका जो कि इतने सालों बाद भी 23 साल बाद भी हमारी रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखने को मिल जाता है। एक ऐसा दिन जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं 9/11 के उस अटैक के बारे में, क्या था इसका मास्टरमाइंड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. The Pentagon has been evacuated and the White House is hit. Now this is what it looked like moments ago. My God. 11 सितंबर 2001 को फ़्लाइट 111 टेक ऑफ होती है बस्टन एयरपोर्ट से, जो कि यूएस में है। इसका डेस्टिनेशन होता है लॉस एंजेलिस। इसमें करीब 92 लोग रहते हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स होते हैं। 15 मिनट बाद से ही पता चलता है कि उस फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स प्रेजेंट है, जिसने ओवर पावर करके ज़बरदस्ती कॉकपिट के अंदर घुस गए। उनमें से एक जो हाईजैकर था उसका नाम था मोहम्मद अता, जो कि एक ट्रेंड है पायलट केयर। इसकी नेशनैलिटी है इजिप्टियन और एज है 33 ईयर्स। अब ये क्या करता है, उस फ्लाइट को रिटर्न कर देता है और मोड़ देता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस समय मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग रहती थी अमेरिका की, जो कि एक समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। ये प्लेन न्यूयॉर्क के नॉर्थ टावर पर जाके क्रैश कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शातिर मास्टरमाइंड के द्वारा किया जाता है। World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking. क्रैश होता है 8:46 AM पे, यानी कि सुबह को ये क्रैश होता है। और उस समय के प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं जॉर्ज बुश। उनको उनका जो चीफ स्टाफ, वाइट हाउस का चीफ स्टाफ होता है, वो आके इसके बारे में खबर बताता है। तो वे बोलते हैं, वे उस समय रास्ते में रहते हैं, वे एक फ्लोरिडा के एक स्कूल में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो वे बोलते हैं कि लगता है वो शायद पायलट के हार्ट अटैक की वजह से ऐसा घटना हुआ है, और इस वजह से वो पायलट थे उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वे क्या कर दिए, बिल्डिंग में क्रैशिंग हो गया है। तो इसमें कोई वैसी बात। इसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के फ़्लाइट नंबर 175 को भी 17 मिनट बाद पता चलता है कि वो भी 5 हाईजैकर्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। और उसके बाद से फिर क्या होता है, वे हाईजैकर्स भी वहाँ के पायलट्स के ऊपर ओवर पावर करके उस प्लेन का कंट्रोल अपने अंडर में कर लिया है। और ठीक पहले अटैक के 17 मिनट बाद उन लोगों ने उस प्लेन को न्यूयॉर्क के उस ट्रेड सेंटर की सेकंड बिल्डिंग की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया, और ठीक उसे ले जाके साउथ टावर के ऊपर ले जाके क्रैश कर दिया गया। अब इस घटना की जानकारी वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने जॉर्ज बुश उस समय के प्रेसिडेंट को देते हैं। तो वे इसके बारे में सोचते हैं। फिर वे उस समय विद्यालय में पहुंच चुके थे, तो वे वहां पे अपने रीडिंग के कम्प्रहेंशन को स्टार्ट किए रहते हैं और 7 मिनट तक उस स्कूल में बच्चों के साथ रीडिंग का स्टार्ट करते रहते हैं और उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट फिर कुछ 7 मिनट में ही ये जो 2 टावर में क्रैश हुआ था, इसकी जानकारी, इसका जो न्यूज़ था पूरी दुनिया में फैल गया था। इसके बाद से फिर पता चलता है कि ठीक 7 मिनट बाद फिर क्या होता है कि 2 फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस के हाईजैकर्स के अंडर में आ जाता है। पहला फ़्लाइट था जो कि फ़्लाइट नंबर 177 था, जो कि टेक ऑफ होता है न्यूयॉर्क के वाशिंगटन से ये टेक ऑफ होता है। और ये जो फ़्लाइट था 5 हाईजैकर्स के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपने अंडर में कर लिया गया था। अब ये हाईजैकर्स क्या करते हैं, उस फ्लाइट को यू टर्न ले लेते हैं सीधे वाशिंगटन डीसी की तरफ, जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ अमेरिका का जो हेड क्वार्टर होता है, जिसका नाम था द पेंटागन, उसके ऊपर निशाना बनाते हैं और
कुछ समय बाद ले जाके उस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में ले जाके फिर से एरोप्लेन को क्रैश कर दिया जाता है। अब इसके बाद से क्या होता है कि वहाँ के जो सेकंड वाला फ्लाइट, अब ये जो फ़्लाइट न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से टेक ऑफ हुई थी, ये पता चलता है कि ये भी जो फ़्लाइट है 4 हाईजैकर्स के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अपने अंडर में कर लिया गया है। अब यहाँ के अमेरिकन लोग सोचने लगे कि अब ये जो फ़्लाइट है कहाँ पे क्रैश कराया जाएगा। फिर क्या होता है कि लोग सोचने लगते हैं, पहला तो ये था कि वाइट हाउस पे वो क्रैश कराया जाए, दूसरा यह था कि कैपिटल हिल के पास ले जाके उसे क्रैश कराया जाए। हम लोग कैपिटल हिल को कंपेयर कर सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट से, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है कि वे लोग जो भी थे कि सबका मोबाइल, पैसेंजर्स जो थे उस एरोप्लेन के अंदर के, वे लोगों का मोबाइल ऑन होता है और उनको खबर मिलती है कि हमारे अमेरिका में क्या चल रहा है। तो इसकी जब खबर उन्हें मिलती है तो उसके बाद से वे लोगों ने स्टार्ट करते हैं, उनके हाईजैकर से लड़ना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो फ्लाइट होता है एक पास के खाली मैदान में जाके, खाली फील्ड में जाके वो ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों से ज़्यादा लोगों की भी जान बच जाती है। बस उस फ्लाइट में के पैसेंजर्स की ही जान जाती है। इस फ्लाइट में क्या क्या हुआ इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुन सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि कुछ समय बाद 9:59 पे ये खबर आती है कि जो कि साउथ टावर था, न्यू ट्रेड सेंटर का जो साउथ टावर था, उसमें ज़्यादा आग लगने की वजह से वो क्या कर गया है, कोलैप्स कर गया है, यानी कि वो नीचे गिर जाता है कुछ समय बाद। फिर थोड़े ही समय में जो नॉर्थ साइड का जो टावर था वो भी कोलैप्स कर जाता है और दोनों बिल्डिंग तुरंत तबाह हो जाते हैं। At 9:30 this morning, and this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. जहाँ पे वो अब भी अपने उस सज़ा को भुगत रहा है। इसके बाद से 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आम आदमी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6 हफ्ते बाद ही एक लॉ पारित किया जाता है, बिना बैठक बुलाए, बिना किसी को संदेश लिए, बिना उस पेपर को पढ़े उस लॉ को बनाया जाता है कि पैट्रियट एक्ट पास किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक अपने ही लोगों के साथ स्पाई करना शुरू होता है। इसमें क्या था कि लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर सकती थी, अपने ही लोगों के बारे में उनके डॉक्यूमेंट्स को स्पाई कर सकती, उनके डॉक्यूमेंट्स को उनसे बिना जानकारी से पता कर सकती थी, उनसे बिना किसी वारंटी के, बिना किसी परमिशन के उनकी पूरी जानकारी को वो पता कर सकती है। जिसमें क्या होता है, जो NSA होते थे वो मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स को भी अपने पास रखने लगे। उसके बाद से इसके साथ साथ बाद में कुछ लोगों ने डिस्कवर किया कि लोगों के पास में लोगों के बारे में जानकारियाँ हुई स्पाई करने जाने लगी, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उसके बाद से क्या होता है। तो वहाँ की जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी, पहले की अगर बात करें तो कुछ सिक्योरिटी नहीं रहती थी। अगर आपको जाना रहता था कहीं पे, तो फ्लाइट के आधे घंटे या 15 मिनट पहले भी अगर जाते तो आसानी से हम लोग जा सकते थे। बट उसके बाद से क्या हुआ कि अब अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें थोड़े समय ज़्यादा लेके जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमें पहले तो पूरा बॉडी स्कैन होता है, फिर उसके बाद से पासपोर्ट चेक होता है, उसके बाद से वहाँ पे आपके अगर बैग चेकिंग किया जाता है, फिर उसमें से जो भी आपके लैपटॉप हैं, अगर लैपटॉप है तो वो आपको बाहर साइड में रखना पड़ता था, जिससे अब वहाँ पे चेकिंग की सुविधा बढ़ा दी गई, जिससे क्या हो सके, ऐसी कोई भी दुर्घटना फिर से घटित ना हो सके। इसकी वजह से ये सभी सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किए गए। इसके बाद से 2003 में पहली बार जो पायलट्स होते थे, अब पायलट्स को भी ट्रेन किया जाने लगा कि जैसे कुछ हथियारों को चलाने के लिए, अपनी आत्मसुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा ट्रेन उनको दिया जाने लगा, कुछ हथियार चलाना सिखाया जाने लगा। उसके बाद से फिर क्या किया जाता है, कॉकपिट जो होता है एरोप्लेन के अंदर, उसको बचाने के लिए उसे रेनफोर्स किया जाता है, जैसे कि स्मॉल ग्रेनेड से, छोटे छोटे हथियारों से बचने के लिए उनको भी एक ऐसा प्रूफ बनाया जाता है, जिससे क्या हो, ये छोटे छोटे अटैक से भी बच सके। तो अब इसी के साथ हम अपने आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको ज़रूर लाइक करें और उसके बाद से अगर आपको ये
ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी ऐसी जानकारी को प्राप्त कर सकें। और हाँ, तो आपको क्या करना है कि अब आपको जो ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी दी गई अमेरिकन के द्वारा या फिर पूरे वर्ल्ड में जो भी ये सिक्योरिटी दी गई, इनमें से आपको कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी लगी इन अटैक से बचने के लिए, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। स्टे क्रिएटिव, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।